नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर पार्ट 2 को देखने वाले हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो हमने कुछ चीज़ों को पहले समझा कि हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे परिवार या विवाह संस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, या हमने और भी चीज़ों को वहाँ पर कवर किया है और कुछ प्रश्नों को भी विगत वर्षों के देखा था। आज भी हम यहाँ पर कुछ वर्षों के, पिछले वर्षों के जो यूपीएससी की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ, जिसमें से आपको एक को होमवर्क करना होगा, एक को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति रहती है। तो चलिए, आज छोटा सा एक टॉपिक बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्द हम कुछ ही लेक्चर्स के बाद 4-5 या 6 हार्डली 4-5 लेक्चर्स के बाद हम अपना एक नए पड़ाव में एक नए विषय पर हम जंप करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आज हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें कुछ पार्ट्स रह गए, उनको हम देखेंगे। जो बच्चे नए हैं या मुझे फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर सारे PDF इत्यादि आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर एक ग्रुप भी बना हुआ है, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें बच्चे आपस में ग्रुप करते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, अपने नोट्स को और अपनी आंसर राइटिंग को भी भेजकर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और जो भी मेरे द्वारा आज तक पढ़ाया गया है उन सभी वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। कोई क्वेरी तो आप मुझसे यहाँ पर और यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए, जैसा कि हमने कल कहा कि हमने पारिवारिक संरचना हो गया, या फिर हमने देखा कि कैसे किस प्रकार से क्या क्या जो फैक्टर्स है उन पर जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज पर, है ना। तो सामान्यतः हमने समझा था कि जो भूमंडलीकरण है वो एक आर्थिक या फिर मात्र सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर वैश्विक व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें बाजारी ताकतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर देखा जा सकता है, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोग और उपभोक्तावाद, राष्ट्र और तथा राज्य की संप्रभुता का ह्रास, अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना और सूचनाओं का बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए प्राप्त करना इत्यादि क्या है, ये भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आज हम महिलाओं के विषय में अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप क्या यहाँ पर देखिए, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। इसको ऐसे समझिए कि विश्व के हर समाज की तरह भारतीय समाज भी क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक आधार पर तो स्त्रियां सम्मानित होती हैं देवी के स्वरूप में, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अगर हम कहें तो उनकी स्थिति इतनी दोयम दर्जे की देखने को मिलती है। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रवन्ते देवता। ये कहने में तो उचित लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बड़े दोहम दर्जे की यहाँ परिस्थिति है। और भूमंडलीकरण का जो ये दौर है, उसके शुरू होने पर महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, देश में जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है कि इनके फैलाव ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से महिलाओं की संख्या भी ज़्यादातर आप देखते रहे हैं उल्लेखनीय रही है। नई टेक्नोलॉजी हो गया या शिक्षा के प्रसार ने क्या किया है कि महिलाओं के प्रति समाज की जो एक सोच है उसमें परिवर्तन लाना शुरू किया। ठीक है, वो सोच में चेंजेस लाना शुरू किया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। लेकिन आप ये सब चीज़ों को समझा, इस दौर में आप देखेंगे कि भारत सरकार की ओर से भी ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ जैसे कार्यक्रम आपने सुने होंगे, इनको नाम नोट कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ। जैसे राष्ट्रीय महिला साक्षरता, ठीक है, राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन हो गया, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय ग्रामीण स्तर पे अगर हम देखें तो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, देखते हैं कि भूमंडलीकरण ने जहाँ कुछ प्रतिशत महिलाओं को लाभ पहुँचाने का काम किया है, वहीं एक बड़ी तादाद में महिलाओं को उनकी पारंपरिक आजीविका के साधनों को छीनकर उन्हें अर्थव्यवस्था से बाहर करने का भी काम किया है। ठीक है, पहले से ही जो सामाजिक असमानता का दंश महिलाएं झेल रही थी, भारतीय महिलाएं, उन पर भूमंडलीकरण का प्रतिकूल असर नज़र हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी हम सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं, जैसे आर्थिक सशक्तिकरण,
वैश्वीकरण ने क्या किया है कि महिलाओं को नए रोजगार अवसर प्रदान किए हैं, ठीक है। औपचारिक औद्योगिकरण क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से महिलाओं को लाभ हुआ है। महिलाएं निर्यात क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन अर्जित करती हैं, या खुद के स्टार्टअप शुरू करके खुद की चीज़ों को, जैसे लिज्जत पापड़ का एक उदाहरण मैं कई बार दे चुकी हूँ, उस तरह की चीज़ों को करके कैसे ग्लोबलाइज्ड उसको किया, पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी डिमांड है आज के समय पर। तो कैसे संभव हुआ? वैश्वीकरण के द्वारा संभव हो पाया है, ठीक है। विस्तारित विकल्प और आत्मविश्वास। वैश्वीकरण ने महिलाओं को सामाजिक और जीवन के विकल्पों में, सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकल्पों के साथ साथ आत्मविश्वास, मनोबल के साथ स्वतंत्रता प्रदान की है। पारिवारिक आय में वृद्धि के कारण महिलाओं को अधिक सामाजिक और विकल्प प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हम समझते हैं, मान लीजिए फैमिली में किसी की आय बढ़ रही है तो उनका व्यवहार थोड़ा सा बदलता है, और महिलाओं के प्रति भी एक शुभ व्यवहार की अगर बात करें तो वैसा रहता है, वरना वो आर्थिक रूप से जब सक्षम नहीं होते तो दुर्व्यवहार की स्थिति परिवार में जगह लेने लगती है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सुधार है वो हम देखते हैं, जैसे वैश्वीकरण ने शिक्षा तक बेहतर पहुंच बनाई। जैसे स्टेम को हमने पढ़ा था, ठीक है, स्टेम को हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में कैसे महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है, हायर एजुकेशन वो रिसीव कर रही है। इवन टेक्नोलॉजी के साथ साथ देखेंगे कि साइंस बैकग्राउंड में अगर हम डॉक्टर के उसमें जाएँ तो भी वहाँ पर महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। अब बाल विवाह, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट भी इस स्तर में देखने को मिली है, और महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि और मातृ मृत्यु दर में गिरावट हमें देखने को मिलती है। जो आंकड़े अगर आपको लेटेस्ट प्राप्त हो तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं में भागीदारी, तो पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रतिनिधि की बात होती है। जैसे अभी हमने नारी शक्ति वंदन जो योजना है उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो वैश्वीकरण ने इतनी जागरूकता फैलाई कि देश में इस चीज़ को लाके जो है एक मुद्दा बना, उस मुद्दे पे बात होनी शुरू हुई, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में देखें, सामाजिक क्षेत्र में देखें, चाहे वो फ्रीडम फाइटर में उनकी भूमिका रही हो, चाहे देश की आज़ादी के लेकर कोई बात रही हो, तो उसमें भी महिलाओं की अपनी एक अच्छी भागीदारी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। ग्रामीण और शहरी संदर्भ में विविधीकरण और चुनौतियाँ, तो वैश्वीकरण ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी परिवर्तन लाए, जिसमें रोजगार के कई सारे देखते हैं परिवर्तन, आपको देखते हैं शिक्षा तक पहुंच दिखती है, शहरी महिलाओं के लिए औपचारिक रोजगार के अवसर देखने को मिलते हैं, जबकि कृषि और ग्रामीण गरीबी जैसी चुनौतियां भी अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है। जो महिलाएं कृषि से गैर कृषि में तब्दील हुई हैं वो बदलाव का अनुभव करती हैं, जबकि शहरी महिलाएं आईटी क्षेत्र के विकास को लाभान्वित होती हैं। तो ये जो चेंज है ग्रामीण महिलाओं में और शहरी महिलाओं में, ये जो एक गैप है वो भी कहीं ना कहीं इसने क्रिएट किया है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है। आइए इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया है एक वर्ष में, ठीक है। जैसे पूछा गया है कि भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण की सकारात्मक और नकारात्मक चर्चा कीजिए, ये यूपीएससी का प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। 2018 या 19 में लगभग पूछा है ये, जैसे ये प्रश्न पे भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे कार्य जीवन संतुलन की चुनौतियाँ, बहुत लंबे समय तक काम करती महिलाएं, फिर इसके बाद बाहर से काम करके आती, फिर घर की जिम्मेदारियों को भी करती हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये मॉरल सपोर्ट करने के आड़ में बहुत बार कुछ लोग ज़बरदस्ती उनसे काम कराते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे अब क्या होता है ना कि कहते हैं महिलाएँ काम से काम पर वापस आती हैं, तो ये जो बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा, इससे उनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी असंतुलन पैदा हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए खाना पकाना, चाइल्ड केयर की जिम्मेदारियों के साथ की काम की प्रतिबद्धताएं हैं, तो ये सब चीज़ों में भी उनकी लिप्तता देखी गई है। या फिर अगर महिलाएं काम पे जा रही हैं तो पीठ पीछे कैसे उनका घर संभालने के किसी और महिला को इस तरह के काम संभालने पड़ रहे हैं, ठीक है। वैश्वीकरण में लैंगिक असमानताएं, बहुत बार आप देखते हैं कि आप देखते हैं वेतन असमानता देखने को मिलती है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई, बताइएगा किस आर्टिकल में जो वेतन असमानता की बात की गई, वहाँ पर समानता की क्या बात की गई, किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ आर्टिकल बताइएगा, ठीक है। निर्णय लेने की शक्ति के मामले में लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा मिला है, मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा दिया, जैसे उत्पाद अनाजों तक असमान पहुँच और महिलाओं में सीमित एजेंसी की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक मानसिकता की निरंतरता, वैश्वीकरण के बावजूद भी आज भी पितृसत्तात्मक व्यवहार, मैंने कहा कि जब भी महिलाओं से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इकोलॉजिकली, वहाँ पर पितृसत्तात्मक वाला पॉइंट जो आपको नीचे लिखना ही होगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर बढ़ते उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उच्च दर को देखा जा सकता है। विज्ञापन हो गया या साइबर बुलिंग के उदाहरणों में महिलाओं का वस्तुकरण कहा जाता है, कहते हैं कि रिसेप्शन पे लड़की को बैठा दो तो अच्छा वहाँ पर रश होगा एंड ऑल, वो सब चीज़ें कहते हैं। तो एक माइंडसेट जो बना है ना पितृसत्तात्मक वाला या मेल डोमिनेटिंग वाला कि महिलाएं इस कार में अगर बैठेंगी तो यहाँ पर काम अच्छा होगा, उनका संदर्भ वहाँ पर किसी और पर्सपेक्टिव को लेके होता है, ना कि सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को लेकर, ठीक है। अब
उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव भी महिलाओं पर पड़ा है, उनको वस्तुओं के रूप में समझा जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया, उन्हें उत्पादकों के रूप में शोषण और व्यावसायिक खतरों के लिए उजागर किया जाता है। दहेज संबंधी हिंसा के उदाहरण आप समझते हैं, जब शादी होती तो कैसे दहेज की मांग करके जो है उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव जो है उन पर ज़्यादा असर दिखाई देता है। बाहर निकलती हैं तो बाहर शोषण का, हिंसा का डर रहता है। घर में रहती तो दहेज प्रथा हो गया, बाल मृत्यु का देखेंगे, जो है बालिका मृत्यु या फिर बालिका शिक्षा को लेकर वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है उनको, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे महिलाओं को अवसर भी प्राप्त हुए हैं। तो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ महिलाओं को जहाँ नए अवसर मिले, तो बहुत सी महिलाओं को इस प्रक्रिया ने कई सारे हाशिए पे भी उनको धकेल दिया है। इसलिए लैंगिक समानता के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने की अभी ज़रूरत तो है, इसके बावजूद भी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि युवाओं पर जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ना, तभी ग्लोबलाइजेशन का जब इफेक्ट पूछा जाएगा आपसे उसके विषय में कि विविधता और उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ऐसी चीज़ें वहाँ पर लिख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपका पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या कहने का तात्पर्य वहाँ पर किया जा रहा है। तो युवाओं पर भाई हम सबको ही देख लीजिए, अभी अगर हम बात करें हाल फिलहाल की, तो किस तरह से आबादी बढ़ रही है। वैश्वीकरण ने कैसे जो है एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर डाला है, चाहे वो फ़ोन को लेकर और इत्यादि चीज़ों को। जैसे एक महानगरीय समाज में मूल्य और मांग की संकरण हो गया, तो पश्चिमी प्रभाव जो है बच्चों पर ज़्यादा दिखाई देने लगा है। महानगर का, जैसे मेट्रो सिटीज़ का पश्चिमी फैशन हो गया, ठीक है। इस तरह के त्यौहार हो गए, उसमें पश्चिमी संगीत और फैशन को शामिल करने वाले भारतीय युवा काफ़ी उत्सुक दिखते हैं। शिक्षा उद्यम पर ध्यान देना शुरू किया कि अब वो स्टार्टअप जैसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टार्टअप में ज़्यादा उनका चीज़ों में ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इस तरह की इच्छाएँ, आकांक्षाएँ उनके मन में जागृत हुई हैं, ठीक है। धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदलना, अब जैसे रूढ़िवादिता अगर देखा जाए तो कई बच्चों में रूढ़िवादिता समाप्त भी हो रही है कि नहीं, ऐसा क्यों है। लैंगिक समानता की वकालत करने वाले युवा भी देखने को मिलते हैं कि नहीं, अगर मान लीजिए लैंगिक समानता की बात यहाँ पर सिर्फ मेल फीमेल नहीं है, LGBTQ+ की भी बात हो रही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी लैंगिक समानता की बात आएगी तो मात्र मेल फीमेल नहीं, बल्कि LGBTQ+ की भी बात आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो उसके प्रति नज़रिया बदल रहा है लोगों का। ये कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ। उन्होंने समझा कि भाई उनके भी अपनी डिमांड्स, उनके भी अपनी शारीरिक इच्छाएँ, उनकी भी अपनी मानसिक इच्छाएँ, तो उसको फुलफ़िल करना, ठीक है। युवा बढ़ती जागरूकता ने क्या किया कि युवाओं को उनके अधिकारों और मांगों के बारे में ज़्यादा जागरूक किया है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण नीतियों की वकालत करने वाले युवा नेतृत्व आंदोलन भी करते हैं। उनको जागरूकता बढ़ रही है कि नहीं भाई, लैंगिक समानता जितनी ज़रूरी है, जलवायु परिवर्तन पे भी उतना ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो थोड़ा सा साइकिलिंग एंड ऑल पे थोड़ा फोकस करने लगे हैं, या फिर उस तरह से उनका जो एक आंदोलन छिड़ा हुआ है उस चीज़ को बचाने के लिए, तो उसमें उनकी सहभागिता बढ़ी। तो ये सब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही चीज़ें संभव हो पाई हैं। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं भाई। जैसे कपड़ों की प्राथमिकता, पहले सांस्कृतिक बदलाव देखे गए। पहले कुर्ता पैजामा और इन सब पे ज़्यादा पारंपरिक परिधानों पर ध्यान देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस कर दिया है। शहरी कहते हैं पश्चिमी फैशन ने जो है उस पर हावी हो गया, सेम उसका उल्टा, ठीक है। पीढ़ीगत अंतराल, यहाँ पर क्या होता है, दादा दादी के बीच की बातचीत जो होती है उसमें काफ़ी गैप देखने को मिल गया है। पहले कहानियाँ, सांस्कृतिक प्रथाओं, पारिवारिक मूल्यों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी पहुँचाया। जैसे एक प्रश्न आया था 2023 में कि बच्चों को दुलारने की जगह वो जगह फ़ोन ने ले ली है। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे ही देखा था कि युवाओं में जो है कि आत्महत्या की केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में ही पूछ रहा है ना, इस तरह से, ठीक है। गतिहीन जीवन शैली, जैसे स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसे बिल्कुल बंद कर देना। पहले होता था जिम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं दिखता था, लोग, हर कोई व्यक्ति जिम नहीं बल्कि रनिंग करता था, कसरत करता था, लेकिन अब वो जिम ने स्वरूप ले लिया एक तरीके से, ठीक है। और जो नहीं करते हैं वो मतलब बैठ के बाहर का जंक फूड इत्यादि खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसने काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर डाला है। वंचित युवाओं का हाशिकरण, जैसे ग्रामीण युवाओं के पास वैश्विक नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नौकरी प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों तक पहुंच नहीं है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के बीच ये वाला जो गैप है ना, ये कहीं ना कहीं कुंठा पैदा करता है अपने देश के, अपने ही शहरों, अपने ही जगह के बीच के लोगों में, ठीक है। शहरी प्रवासन और बेरोजगारी की चुनौतियां क्या पर हैं यहाँ पर, जैसे आर्थिक वैश्वीकरण ने क्या शहरी क्षेत्रों में प्रवासन उसको मतलब कि डाइवर्जन शुरू कर दिया कहीं ना कहीं, जिससे शहरी गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। अब गांव से एक व्यक्ति जाता है शहर में नौकरी करने के लिए, मान लीजिए एक वक्त पे नौकरी मिली, फिर चली गई उसकी नौकरी, तो वो बेरोजगार हो गया।
तो वो कहीं ना कहीं अपराध में भी लिप्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो गरीबी का भी घोतक एक तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं ये आत्महत्या का भी एक कारण बन जाता है। तो इस तरह से चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। ग्रामीण युवा बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और सीमित नौकरी की उपलब्धता के कारण स्थिर रोजगार खोजने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण भी है ना, कि भाई आजकल रोडों पे ट्रैफिक आपको इतना क्यों मिल रहा है, जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। हम जो है ऑर्डिनरी बसेस या गवर्नमेंट व्हीकल्स इस्तेमाल ना करके पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट जैसे आप देखेंगे कि कई सारे इनिशिएट लेकर आई, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने एक बस चलाने की बात की है, जहाँ पर जो लोग गाड़ियों से जाते हैं, जिनको सुविधाओं की वो आदत है, या फिर वो आराम से सहजता से जाना चाहते हैं अपने ऑफिस या कहीं पर, तो वो ऐसी लग्जरी बसेस भी चलाने की बात की गई है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स इत्यादि देकर भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करिए। अब यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये मत कहिएगा कि मैम इसको लिखवा दीजिए, इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है, बस इसको अपने शब्दों में लिख के आपको मुझे भेजना है। ये मत करिएगा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न को मैं तो करवाऊंगी नहीं, क्योंकि ऊपर पूरा मटेरियल उसी तरीके से दिया गया है कि भाई बताना है कि भारत में जो महिलाएं हैं उन पर ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव, ये मेन बॉडी के अंतर्गत आएगा कि महिलाओं पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये प्रभाव पूछ रहा है ना। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताना होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, एक दो लाइनें आप वैश्वीकरण के बारे में बता के, मेन बॉडी में इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बता के, और निष्कर्ष में कुछ अगर आपके पास उपाय है तो उस तरह से बता सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट के इनिशिएट महिलाओं के द्वारा इस तरह से लिए गए जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। अब एक प्रश्न मैंने आपको, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन और मूल्यांकन करिए। तो छानबीन करना है, करेक्ट और राइट, मतलब प्लस और नेगेटिव पॉइंट बताने हैं कि क्या है, उसका हमें निरीक्षण करना है कि क्या ये सही था कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम का क्या असर पड़ा था। अगर आपने जेन्युइनली मेरा ये यूपीएससी वाला जो मेंस का मैंने पार्ट 1 आपको दिया है, मेरे ख्याल से उसमें मैंने ये प्रश्न कराया है, ठीक है। और मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तब भी मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया था। तो ये प्रश्न आप मुझे लिख के, ठीक है। पीछे से बड़ी अनोइंग सी कभी कभी आवाज़ आ जाती है, मैं कोशिश करूँ उसे अवॉइड करने की, बट फिर भी अगर होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ये दोनों प्रश्न आप गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ दोनों प्रश्न। ये तो मतलब समझ लीजिए कि अभी ही मैंने आपको कराया है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेरी इतनी अपेक्षा है आपसे, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर 1 में भी करा चुकी हूँ, और जो मैंने अभी मेंस का लेक्चर दिया उसमें भी कराया है। तो वहाँ से जाके देखिए, समझिए, फिर अपनी भाषा में लिख के प्लीज़ मुझे आंसर राइटिंग भेजिए। कुछ बच्चे हैं जो जेन्युइनली मुझे आंसर राइटिंग भेज रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मात्र वो 1 ही 2 बच्चे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी जागिए, अभी समय है। ये मत सोचिए 25-26 में देना है तो बैठे हैं आराम से, नहीं। अगर तैयारी शुरू कर दी है तो लग जाइए बिल्कुल अभी से ही, ठीक है। जब जागो तभी सवेरा वाला कॉन्सेप्ट कभी कभी सही लगता है, हर वक्त नहीं। तो शुरू कर दीजिए, बिगुल बजाया है तो स्टार्ट करिए तैयारी को। यहाँ पर बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए निरंतर, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। अपना ध्यान रखें, अपनों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, और इन वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ या जिसको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। अगर हाँ कुछ संशोधन होता है या कोई नया विषय के बारे में अगर बातचीत होती है तो उसका एक छोटा क्लिप मैं डाल दूंगी। अगर कोई नया विषय शुरू होने वाला है तो उसकी वीडियो डालने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूंगी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।